नमस्कार दोस्तों, एग्जाम कांकर चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं के.एन. मिश्रा। दोस्तों, मैं यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए जीएस का एक नया प्रैक्टिस सेट लेकर उपस्थित हूं। यह हमारी सुपर फास्ट रिवीजन की सीरीज है। इसमें हम कम से कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों का रिवीजन कराते हैं, इसलिए जहां आवश्यक है केवल उन्हीं प्रश्नों की हम व्याख्या करते हैं। ठीक है, तो आइए आज के प्रश्नों की श्रृंखला शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आपने पहले की हमारी सीरीज नहीं देखी है तो उसे अवश्य देख लें। प्लेलिस्ट में जाके उन सारे वीडियो को देख लें, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आपकी परीक्षा की दृष्टि से यह बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए आज के प्रश्नों को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कृत्रिम अंग निर्माण निगम कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में कृत्रिम अंग निर्माण निगम कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है वाराणसी, ऑप्शन बी है प्रयागराज, ऑप्शन सी है कानपुर और ऑप्शन डी है आगरा। तो बताइए, उत्तर प्रदेश में कृत्रिम अंग निर्माण निगम कहाँ स्थित है? देखिए, आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइए, इससे आपका भी मूल्यांकन हो जाएगा। ठीक है, तो बताइए, पहला है वाराणसी, दूसरा है प्रयागराज, तीसरा है कानपुर और चौथा है आगरा। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में कृत्रिम अंग निर्माण निगम कानपुर में स्थित है, तो सी ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का दूसरा प्रश्न है, 2011 की भारत की जनगणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श वाक्य प्रयोग किया गया था? ठीक है, तो आपको आदर्श वाक्य बताना है जनगणना की। ऑप्शन ए है आवर फ्यूचर आवर कंट्री, ऑप्शन बी है आवर कंट्री आवर सेंसस, ऑप्शन सी है पीपुल ऑफ इंडिया आवर सेंसस और ऑप्शन डी है आवर सेंसस आवर फ्यूचर। तो जनगणना 2011 में कौन सा आदर्श वाक्य था? देखिए, ऑप्शन डी सही है, आवर सेंसस आवर फ्यूचर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही रूप में सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है आपको यह बताना है। ऑप्शन ए है ईस्ट, किण्वन दिया है, ऑप्शन बी है कैसीन, दुग्ध प्रोटीन दिया है, ऑप्शन सी है एलोवेरा, आवृत बीजी दिया है और ऑप्शन डी है घटपांडी, परजीवी या आवृत जीवी दिया है, परजीवी आवृत जीवी। ठीक है, तो इसमें बताना है कौन सही सुमेलित नहीं है। देखिए, ईस्ट किण्वन सही है, कैसीन दुग्ध प्रोटीन होता है, इसी के कारण दुग्ध का रंग सफेद या धवल होता है, तो बी ऑप्शन भी सही है। एलोवेरा आवृत बीजी पौधा है, ये भी सही है। घटपर्णी को दिया है परजीवी आवृत बीजी, तो देखिए घटपर्णी एक शाकीय पौधा है लेकिन ये परजीवी नहीं है। यह जो है सूर्य की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बना लेता है, इसलिए यह परजीवी पौधा नहीं है। आप जानते हैं घटपर्णी जो है ये छोटे छोटे कीड़ों को खाता है। यह पौधा ऐसी जगह पे उगता है जहां नाइट्रोजन की कमी होती है। ठीक है, घटपर्णी जैसे दुनिया में और ऐसे पौधे पाए जाते हैं, जैसे ड्रोसेरा नामक पौधा भी, यह भी कीड़ों को मार के खाता है। इसी तरह एक ब्लेंडर वार्ट होता है, ये पौधा भी कीड़ों को मारकर खाता है। एक अमेरिका में पाए जाने वाला बहुत अजीब सा पौधा है जिसका नाम है सुंदरी का पिंजड़ा। ठीक है, इसे वीनस फ्लाईट्रैप कहते हैं, ये अमेरिका में पाया जाता है। इसमें क्या होता है, इसके मुंह के अंदर 6 बाल होते हैं। जब कीड़ा उस किसी बाल को टच करता है तो इसका मुंह बंद हो जाता है। डार्विन ने इस पौधे के विषय में कहा था कि यह पौधा बहुत आश्चर्यजनक पौधा है, क्योंकि जब उसका मुंह खुला रहता है पौधे का, उसके अंदर के बालों को आप उंगलियों से या किसी पेंसिल से टच करेंगे तो वो उसका मुंह बंद नहीं होता है, लेकिन जैसे ही कोई कीड़ा मुंह के अंदर जाएगा और वो उस हेयर को टच करेगा, वैसे तेजी से वो उसका मुंह बंद हो जाता है। वो तब तक बंद रहता है जब तक वह उस कीड़े को वो पचा नहीं लेता है। तो इस प्रकार जो है घटपर्णी के बारे में हमने बताया, और उसके साथ जो अन्य पौधे पाए जाते हैं जो मांसाहारी होते हैं, कीड़ों को खाते हैं, तो उनके बारे में हमने बताया। तो ऑप्शन डी इसमें सही है, घटपर्णी परजीवी नहीं है, यह स्वयं अपना भोजन बनाने में सक्षम होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है
तो विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 2 दिसंबर को, ऑप्शन बी है 5 जुलाई को, ऑप्शन सी है 14 नवंबर को और ऑप्शन डी है 3 नवंबर को। तो विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए सही है 2 दिसंबर को। ठीक है, प्रत्येक वर्ष 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये 2023 में जो कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया गया था उसकी थीम थी परिवर्तनशील दुनिया के लिए साक्षरता को बढ़ावा देना, टिकाऊ और शांतिपूर्ण समाजों की नींव का निर्माण करना। ठीक है, फिर से थीम बोल देते हैं, परिवर्तनशील दुनिया के लिए साक्षरता को बढ़ावा देना, टिकाऊ और शांतिपूर्ण समाजों की नींव का निर्माण करना। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें कौन सही सुमेलित नहीं है आपको बताना है। ऑप्शन ए है पत्रातु, तापीय दिया है, झाकरी दिया है जल विद्युत, कल्पक्कम दिया है नाभिकीय और कोरबा दिया है पवन ऊर्जा। तो आप बताइए, पत्रातु तापीय है, बिल्कुल सही है। झाकरी जल विद्युत है, नाथपा झाकरी परियोजना आप जानते होंगे, ये जल विद्युत है। कल्पक्कम इस समय भारत का परमाणु सेंटर बना हुआ है परमाणु ऊर्जा का, तो कल्पक्कम नाभिकीय है, सही है। कोरबा पवन नहीं है, कोरबा में क्या है, ये थर्मल पावर है, तापीय है क्योंकि वहां कोयला बहुत पाया जाता है, तो कोरबा नहीं सही है, डी ऑप्शन गलत है। ठीक है ना, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। छठा प्रश्न है, प्रशासनिक सुधार आयोग जिसने पहली बार लोकपाल तथा लोकायुक्त बनाने की संस्तुति की थी उसके अध्यक्ष कौन थे? फिर से प्रश्न सुनिए, इंपॉर्टेंट है। प्रशासनिक सुधार आयोग जिसने पहली बार लोकपाल तथा लोकायुक्त बनाने की संस्तुति की थी उसके अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है मोरारजी देसाई, ऑप्शन बी है के संथानम, ऑप्शन सी है चौधरी चरण सिंह और ऑप्शन डी है बाबू जगजीवन राम। तो पहले प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, पहला प्रशासनिक सुधार आयोग का निर्माण कब हुआ था पहले ये जान लीजिए। उसका निर्माण सबसे पहले किया गया था जनवरी 1966 में। ठीक है, जनवरी 1966 में पहले प्रशासनिक सुधार आयोग का निर्माण किया गया था 5 जनवरी 1966 को। ठीक है, तो उसके अध्यक्ष कौन थे? मोरारजी देसाई थे। इसमें ऑप्शन ए सही है, मोरारजी देसाई पहले प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष थे। अब बताइए, देश में कितने प्रशासनिक सुधार आयोग अब तक बने हैं? देखिए, एक और प्रशासनिक सुधार आयोग बना है, दूसरा वो 31 अगस्त 2005 को बना है। कब बना है? ये बना है अगस्त 2005 को एक और प्रशासनिक सुधार आयोग बना था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? 2005 को एक और प्रशासनिक सुधार आयोग बना था, उसके अध्यक्ष थे वीरप्पा मोइली। ठीक है, तो इस प्रकार भारत में अब तक 2 प्रशासनिक सुधार आयोग बन चुके हैं। ठीक है ना, पहले के अध्यक्ष मोरारजी देसाई और दूसरे के अध्यक्ष वीरप्पा मोइली थे। दोस्तों, मैं आंसर और क्वेश्चन को इसलिए बार बार दोहराता हूं ताकि एक बार में आपको चीजें तैयार हो जाए, बार बार एक ही चीज पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ठीक है ना, तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं है? 7वां प्रश्न है, ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं है? ऑप्शन ए है आसवन, ऑप्शन बी है ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन सी है क्रिस्टलीकरण और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो देखिए, जो ठोस पदार्थ होते हैं उनके जो है शुद्धिकरण के लिए किसका प्रयोग नहीं किया जाता है, ये प्रश्न पूछ रहा है, तो वो है ऑप्शन ए, आसवन विधि का प्रयोग ठोस पदार्थों के शुद्धिकरण के लिए नहीं किया जाता। ठीक है ना, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, धूपगढ़ चोटी निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से किसमें स्थित है? धूपगढ़ चोटी बताना है किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। ऑप्शन ए है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और ऑप्शन डी है माधव राष्ट्रीय उद्यान। तो बताइए, धूपगढ़ चोटी किस राष्ट्रीय उद्यान में है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। ये मध्य प्रदेश में है, तो धूपगढ़ चोटी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। ठीक है ना, ऑप्शन ए सही है। चलिए 9वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस महाद्वीप में जनसंख्या घनत्व तो सर्वाधिक है? आपको ये बताना है
किस महाद्वीप में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो देखिए ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए है एशिया, ऑप्शन बी है यूरोप, ऑप्शन सी है अफ्रीका और ऑप्शन डी है उत्तरी अमेरिका। तो किस महाद्वीप में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है आप बताइए। देखिए सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जो महाद्वीप है वो है एशिया महाद्वीप। इसमें 150 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में पाए जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन सा है? दूसरे नंबर पे है अफ्रीका महाद्वीप, जहां 45 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में पाए जाते हैं। तीसरे नंबर पर है यूरोप महाद्वीप, जहां पे 34 या 34 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में पाए जाते हैं। और उसके बाद है उत्तरी अमेरिका में, जहां 20 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में पाए जाते हैं। तो हमारा प्रश्न क्या था कि सबसे ज्यादा घनत्व वाला जो महाद्वीप है वो कौन सा है? तो वो हो जाएगा एशिया महाद्वीप। ऑप्शन ए सही है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा आज का 10वां प्रश्न है, समुद्री घास निम्नलिखित तत्व का मुख्य तथा महत्वपूर्ण स्रोत है। अब पूछा जा रहा है कि समुद्री घास किसका स्रोत है? तो ऑप्शन ए है आयोडीन, ऑप्शन बी है क्लोरीन, ऑप्शन सी है ब्रोमीन और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो समुद्री घास से क्या प्राप्त किया जाता है? ये भी प्रश्न कई बार आपके सामने से गुजरा होगा। ये है ऑप्शन ए आयोडीन। समुद्री घास से आयोडीन प्राप्त किया जाता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 11वां प्रश्न है, लेकिन उसके पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। और अगर आपको इन प्रश्नों की पीडीएफ लेनी है तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां इन प्रश्नों को आप पीडीएफ के द्वारा डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों जैसे प्रश्न अभी तक हमने कराए हैं ऐसे ही और महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में आगे तक है, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए। साथ ही अगर आपने इसके पहले की वीडियो नहीं देखी है तो वो सारी वीडियो देख लीजिए, क्योंकि हमने ऐसे प्रश्नों को इस टेस्ट सीरीज में शामिल किया है जो प्रश्न लगभग 100% आने की संभावना रखते हैं यूपी पुलिस री एग्जाम में। इसलिए आप उन प्रश्नों को बार बार दोहरा सकते हैं। चूंकि प्री परीक्षा में आंसर सामने दिया होता है, इसलिए हमारा उद्देश्य है कि हम कम से कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों का रिवीजन करा दें, ताकि वहां आपके प्रश्न गलत होने की संभावना कम हो जाए, ठीक है ना। तो चलिए 11वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित वृक्षों में से कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है? आपको बताना है कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है, ये बताना है। पहला है बबूल, दूसरा है यूकेलिप्टस, तीसरा है नीम और चौथा है पीपल। तो इसमें कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है पौधा? तो देखिए यूकेलिप्टस, बी ऑप्शन। आपने पढ़ा होगा कि कौन सा पारिस्थितिकी आतंकवादी पौधा कहा जाता है, तो वो भी यूकेलिप्टस को ही कहा जाता है, क्योंकि यूकेलिप्टस जमीन के सारे जल को सोख लेता है और उसको बंजर बना देता है, इसलिए इसे आतंकवादी पौधा भी कहा जाता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन सही है। चलिए 12वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगस्त 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष निम्नलिखित में से किसे चुना गया था या कौन था? फिर से सुनिए, अगस्त 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष किसे चुना गया था? ऑप्शन ए है CR दास, ऑप्शन बी है मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी है एम.आर. जयकर और ऑप्शन डी है विट्ठल भाई पटेल। देखिए ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष किसे चुना गया था 1925 में? यह है डी ऑप्शन, विट्ठल भाई पटेल को चुना गया था, ठीक है ना। तो डी ऑप्शन सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कि इसका सुमेल नहीं है। तो स्थान दिया है और उत्पाद दिया है। देखिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 उत्पाद दिया है। तो देखिए लखीमपुर खीरी दिया है नक्काशीदार काष्ठ शिल्प, खुर्जा दिया है मृत्तिका शिल्प, सी में मेरठ दिया है खेल कूद के सामान और डी में जलेसर दिया है ढलवा घंटियां। तो बताइए इसमें कौन सही सुमेलित नहीं है?
अब देखिए दोस्तों, ये वन डिस्ट्रिक्ट वन उत्पाद यूपी की जो योजना है उसके तहत ये प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए, जलेसर ढलवा घंटिया आप जानते होंगे, ये बिल्कुल सही है। मेरठ खेल कूद के सामान के लिए प्रसिद्ध है, ये भी सही है। खुर्जा मृत्तिका शिल्प के लिए प्रसिद्ध है, ये भी सही है। तो लखीमपुर खीरी गलत है। देखिए, नक्काशीदार काष्ठ के लिए जो सबसे ज्यादा मशहूर है वो है सहारनपुर, मैनपुरी और बिजनौर। कौन सा है? सहारनपुर, मैनपुरी और बिजनौर जो है वो नक्काशीदार काष्ठ शिल्प के लिए फेमस है। लेकिन लखीमपुर खीरी जो है ये है जरी जरदोजी के लिए। किसके लिए? जरी जरदोजी के लिए फेमस है लखीमपुर खीरी। तो ये मतलब सुमेल इसका नहीं है लखीमपुर खीरी का, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, लखीमपुर खीरी किस उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है? जरी जरदोजी के लिए, ठीक है। वहां का गुड़ भी बहुत फेमस है, ठीक है ना। चलिए 14वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? तो आपको बताना है कि भारत में कौन सिक्के जारी कर सकता है। ऑप्शन ए है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी है वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और ऑप्शन डी है राष्ट्रीय स्टॉक बाजार। तो इसमें कौन सिक्के जारी कर सकता है? तो देखिए, इसमें बी ऑप्शन सही है, वित्त मंत्रालय सिक्के जारी कर सकता है, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश लैप्स जनजाति के लिए प्रसिद्ध है? आपको बताना है कि लैप्स जनजाति कहां पाई जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है स्कैंडिनेविया, ऑप्शन बी है आइसलैंड, ऑप्शन सी है अलास्का और ऑप्शन डी है ग्रीनलैंड। तो लैप्स जनजाति कहां पाई जाती है? ये पाई जाती है स्कैंडिनेविया में। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अधिनियमों में से किसके द्वारा भारत परिषद या इंडिया काउंसिल को समाप्त किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है, इसके गलत होने की संभावना बहुत रहती है। देखिए फिर से सुनिए प्रश्न, निम्नलिखित अधिनियमों में से किसके द्वारा भारत परिषद या इंडिया काउंसिल को समाप्त किया गया? तो देखिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है मार्ले मिंटो सुधार 1909, दूसरा ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1919 और तीसरा ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935, चौथा ऑप्शन है भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो किसके द्वारा भारत परिषद अधिनियम को समाप्त किया गया? यह है सी ऑप्शन, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, ठीक है ना। तो सी ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत के राज्यों में राज्य वित्त निगमों ने मुख्य रूप से जिनके विकास के लिए सहायता दी है वे हैं, फिर से सुनिए, भारत के राज्यों में राज्य वित्त निगमों में, ये बताना है कि राज्य वित्त निगमों ने मुख्य रूप से किसके विकास के लिए सहायता दी है? तो वो क्या है? ऑप्शन ए है कृषि फर्म, ऑप्शन बी है कुटीर उद्योग, ऑप्शन सी है बड़े पैमाने के उद्योग और ऑप्शन डी है मध्यम एवं छोटे पैमाने के उद्योग। तो इसमें क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डी ऑप्शन सही है, मध्यम एवं छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास के लिए राज्य वित्त निगमों ने मुख्य रूप से सहायता दी है। तो डी ऑप्शन सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका मकबरा भारत से बाहर स्थित है? क्या है? किसका मकबरा भारत से बाहर स्थित है? ऑप्शन ए है हुमायूं, ऑप्शन बी है औरंगजेब, ऑप्शन सी है जहांदार शाह और ऑप्शन डी है जहांगीर। तो किसका मकबरा है जो भारत से बाहर स्थित है? बताइए। देखिए जहांगीर का जो मकबरा है वो भारत से बाहर स्थित है। कहां स्थित है? लाहौर में। लाहौर में शाहदरा एक जगह है, वहीं रावी नदी के किनारे जहांगीर का मकबरा स्थित है। तो डी ऑप्शन सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 19वां प्रश्न है, इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है। आपको यह बताना है किसके द्वारा इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है। ऑप्शन ए है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस द्वारा, ऑप्शन बी है पीयूष ग्रंथि द्वारा, ऑप्शन सी है थायराइड ग्रंथि द्वारा, ऑप्शन डी है एड्रिनल ग्रंथि द्वारा। तो इंसुलिन का जो उत्पादन है वो किसके द्वारा किया जाता है?
ये किया जाता है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको जरूर याद रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का हमारा 20वां और आखिरी प्रश्न है इस टेस्ट सीरीज का। लोकसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है वह क्या है? देखिए, अभी अभी लोकसभा के चुनाव हुए हैं, तो ये प्रश्न पूछे जाने की संभावना प्रबल है। देखिए, लोकसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है वह क्या है? ऑप्शन ए है 540, ऑप्शन बी है 545, ऑप्शन सी है 550 और ऑप्शन डी है 555। तो लोकसभा सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या कितनी है? वो है ऑप्शन सी 550 है। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखिएगा। ठीक, तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 20 प्रश्न। ये प्रश्न आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने अभी तक हमारी अन्य वीडियो नहीं देखी है तो आप इसकी प्लेलिस्ट में जाके आप सारी वीडियो देख लीजिए, क्योंकि हमने ऐसे प्रश्नों का कलेक्शन किया है जिनका यूपी पुलिस री एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज्यादा है। ठीक है ना, हम आगे भी ऐसे प्रश्नों को आपके सामने लाते रहेंगे और कम से कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों को रिवीजन कराने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ ही सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टेस्ट सीरीज के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।